हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 28 जो इस बुक का, इस कोर्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग जो है 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे कि सबसे पहला जो था हमारा UNCED के बारे में बात करी, और पिछले 2 पार्ट्स में हम लोगों ने जो CBD है यानी कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि हमारा एक है नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा था कार्टेजिना प्रोटोकॉल, इनको लेकर बात करी है। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे पार्ट 4 में और कुछ और कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन को लेकर, और एक और है दैट इज रिगार्डिंग द साइट्स, तो उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली जो हमारे वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा होते हैं उनके इलीगल ट्रेड से संबंधित बातें की जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के फ़ायदे ये हैं कि सारे के सारे वीडियोज़ जो है आपको एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों के लिए PDF फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल है, और कोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप उसका बेनिफिट जो है चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन चैप्टर 28 इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को पार्ट 4 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम आज स्टार्ट करेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को लेकर। ठीक है, हालांकि हम लोग जो रामसर कन्वेंशन है या जो इंडिया में रामसर साइट्स है, उनके बारे में हम लोग पहले भी अपने इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को शुरुआत से अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके का चैप्टर किया था, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली जो मैप के थ्रू, पूरा का पूरा मैप के थ्रू हमने देखा था कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर रामसर साइट्स वगैरह हैं, वो सब। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऊपर जो आई बटन है उस पर जाके भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा गया है, इस कन्वेंशन के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स यानी कि जो वाटरफाउल कन्वेंशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर है, तो अलग अलग देश की जो गवर्नमेंट है वो इसमें शामिल है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है या जो कन्वेंशन है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए? नेशनल एक्शन के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। यानी कि जो एक्शन है वो हर देश अपने अपने लेवल पर करेगा, यानी कि नेशनल लेवल पर करेगा, और जो उसमें पूरा का पूरा कोऑपरेशन रहेगा, जो एक संयोग रहेगा, जो सहभागिता रहेगी, वो एक इंटरनेशनल लेवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहेगी। और किसके लिए है? कि जो वेटलैंड्स और जो उसके रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, और उसके जो बेसिकली रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड वाइज यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, इसको लेकर ये जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी या जो इंटरनेशनल ट्रीटी है वो बनाई गई है। ठीक है, अब ये ट्रीटी तो देखिए वेटलैंड्स को लेकर है, लेकिन इसका नाम ये रामसर क्यों पड़ा है, इसको लेकर बात जानेंगे। क्योंकि ये अडॉप्ट की गई थी ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ठीक है, रामसर जो है एक सिटी है, एक शहर है, ईरान जो देश है वहाँ 1971 में वहाँ पर ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी, ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है इसी जगह का नाम पर पड़ा है, दैट इज रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो 1971 में अडॉप्ट किया गया था और लागू ये हुआ 1975 थे। एंड इट इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, और इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के साथ डील करने वाला ये सिर्फ और सिर्फ अपने में एकमात्र ऐसा एनवायरमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि रामसर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ
मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स में एफिलिएटेड नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि रामसर जो है वो कोई यूनाइटेड नेशन की जो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स है उनसे एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन ये बाकी जितने भी MEAs हैं उनके साथ या उनसे बहुत मिलते जुलते तरीके से काम करता है, और ये फुल पार्टनर है अमंग द बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्लस्टर ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित बहुत सारी ट्रीटीज है, तो उनका जो पूरा का पूरा क्लस्टर है उनका ये फुल एक पार्टनर है, लेकिन ये इससे एफिलिएटेड नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सिस्टम का जो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स है उससे ये एफिलिएटेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर दिया गया है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। और अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो जो इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो कितनी है, नवंबर 2019 का जो डेटा इसके ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, आप लोग उसी को ध्यान रखिएगा। 171 जो है वो इसकी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है एज ऑन नवंबर 2019। ठीक है, 2019 के नवंबर तक 171 पार्टीज इसकी पार्ट है। अगर आप बुक में इस चीज को देखेंगे तो थोड़ा सा ये कम दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर इस चीज को अपडेट किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका मिशन क्या है, ये जो कन्वेंशन है इसका मिशन है वही चीज है, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो वेटलैंड्स है उनका कंजर्वेशन करना है, उनका वाइज यूज करना है थ्रू लोकल, रीजनल एंड नेशनल एक्शंस। ठीक है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमें क्या करना है, हमें जो वेटलैंड्स हैं उनका कंजर्वेशन करना है, उनका वाइज यूज करना है थ्रू, फिर वही बात है कि उसको जो है वो किया जाएगा लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या फिर एट मैक्स एट द नेशनल लेवल पर, लेकिन इसमें जो कोऑपरेशन रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल पर रहेगा। और ये वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करके और वाइज यूज करके हम क्या करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अचीवमेंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ गया, क्योंकि देखिए सारी की सारी बात जो हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अचीवमेंट को लेकर ही हो रही है। आई होप यहां तक चीज जो है वो बिल्कुल भी क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कन्वेंशन के ही 3 पिलर्स के बारे में, ठीक है, वो देखिए क्या है, द पार्टीज हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू, ये पार्टीज मतलब वही जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 171 है उनके बारे में लिखा है कि पार्टीज ने किस चीज को लेकर कमिटमेंट किया है। पहला है वर्क टूवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स थ्रू नेशनल लैंड यूज प्लानिंग, एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एक्शंस एंड पब्लिक एजुकेशन। यानी कि जितने भी देश हैं उन्होंने ये बात को लेकर कमिट किया है कि वो जितने भी उनके देश में वेटलैंड है, ठीक है, क्योंकि काम तो आपको अपने अपने देश पर करना है ना, नेशनल एक्शन का मतलब ही यही है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन मिल सकता है, लेकिन काम आप अपने देश में जो वेटलैंड है उन्हीं पर करेंगे। ठीक, तो सारी की सारी जो पार्टीज है उन्होंने क्या कमिट किया है कि अपने देश में जितने भी वेटलैंड है वो उसके तरफ, उसके वाइज यूज की तरफ क्या करेंगे, काम करेंगे। और कैसे करेंगे, वो कुछ अपने नेशनल लेवल पर लैंड यूज प्लानिंग बनाएंगे और कुछ एप्रोप्रिएट पॉलिसीज और लेजिस्लेशन मतलब लॉज वगैरह बनाएंगे, कुछ मैनेजमेंट एक्शंस ऐसे लेंगे, या फिर पब्लिक एजुकेशन यानी कि लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, लोगों को शिक्षा देंगे इस बारे में। इसके बाद डेजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसर लिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अपने वहां के, अपने देश के जो भी वेटलैंड्स हैं उनमें से कुछ वेटलैंड्स को वो इस लिस्ट के लिए नाम देंगे। ठीक है, मतलब इस लिस्ट के लिए डेजिग्नेट करेंगे, जो लिस्ट है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जिसको रामसर लिस्ट भी बोला जाता है। अब इंडिया में कितने ये हैं वेटलैंड्स हैं जो रामसर लिस्ट में है, ये सब चीजें अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे मैप के हेल्प से हम इसको समझेंगे। एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट, और ये भी सुनिश्चित करें कि उनका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तरीके से हो रहा है। और तीसरा यह है कोऑपरेट इंटरनेशनली कंसर्निंग ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स। ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स मतलब जो दो देशों के बीच की जो बाउंड्री है उस पे जो पूरा का पूरा वेटलैंड है। ठीक है, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम है, शेयर्ड स्पीशीज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट में अफेक्ट द वेटलैंड्स। तो इन सब चीजों को लेकर जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेशनली कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि जो कमिटमेंट है, जो 3 पिलर्स ऑफ द कन्वेंशन है वो आपको समझ में आ गए। इसके बाद अगर हम रामसर लिस्ट की बात करते हैं तो ये देखिए क्या है, यह है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कन्वेंशन, जब भी इसको कन्वेंशन को ज्वाइन किया, क्योंकि कन्वेंशन तो 1975 में लागू हुई है। ठीक है, तो सारे के सारे जो देश है वो ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही साथ इससे जुड़ गए। तो जैसे जैसे देश इसमें जुड़ते चले गए तो उन्होंने क्या करा कि ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डेजिग्नेट्स
एटलीस्ट वन साइट फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जिसको रामसर लिस्ट बोला गया। अब यहां पर यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द रामसर कन्वेंशन हैज एट लीस्ट वन साइट इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट। आई होप स्टेटमेंट समझ रहे हैं, यानी कि रामसर कन्वेंशन की जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, यानी कि जितने भी देश इसका हिस्सा है, उनमें कम से कम एक साइट ऐसी है, हर देश में कम से कम एक साइट या एक वेटलैंड ऐसा है जो रामसर लिस्ट में है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रामसर लिस्ट में हुआ ही यही था कि जब कन्वेंशन को कोई ज्वाइन कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो कम से कम एक साइट को, यानी कि अपने देश से एक वेटलैंड को डेजिग्नेट करेगी जिसको लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद द एडिशन ऑफ अ साइट टू द रामसर लिस्ट कन्फर्स अपॉन इट द प्रेस्टीज ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब फायदा क्या है रामसर लिस्ट में ऐड होने का? फायदा क्या है? पहली बात तो यह है कि उस जो साइट है या जो वेटलैंड है उसको एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरी बात, एक्सप्रेसेस द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द साइट, और उसमें गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट है वो भी दिखाई देगा कि क्या स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि उस साइट पर, उस वेटलैंड पर जो है उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी उसमें मिलेंगी। इसके बाद अगर हम ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स की बात कर लें तो एन इकोलॉजिकली कोहेरेंट वेटलैंड एक्सटेंड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वेटलैंड जो है वो सिर्फ एक देश की बॉर्डर में नहीं रहते, है ना, एक से ज्यादा देश के में वो मतलब मिले रहता है, उनका एरिया जो है वो एक से ज्यादा देश में रहता है, उनको बोला जाता है बेसिकली ट्रांस बाउंड्री रामसर साइट्स। ठीक, एंड द रामसर साइट्स ऑथोरिटीज ऑन बोथ और ऑल साइड्स ऑफ द बॉर्डर हैव फॉर्मली एग्रीड टू कोलैबोरेट इन इट्स मैनेजमेंट एंड हैव नोटिफाइड द सेक्रेटेरिएट ऑफ दिस इंटेंट। यानी कि अलग अलग देश में है, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, अब मान लीजिए ये ऐसे करके देश है, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं, जैसे ए बी सी डी कंट्रीज हैं और ये पूरी की पूरी रामसर साइट है, तो ये चारों देश जो है वो मिलकर इसको क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे, है ना। और यही बात जो है ये रामसर साइट्स का जो, या फिर जो रामसर कन्वेंशन का सेक्रेटेरिएट है उसको इस बात को लेकर नोटिफाई करेंगे। तो ये कोऑपरेटिव मैनेजमेंट अरेंजमेंट है एंड नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस फॉर द रामसर साइट्स इन्वॉल्व। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें और है, दैट इज योर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिस्बेन इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 1996 में जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, अकम्पनिंग द गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जहां पर बेसिकली ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो था ये अडॉप्ट हुआ था और साथ ही साथ किस तरीके से इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का ऑपरेशन होगा उसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। ठीक है, अब ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है क्या, ये समझिए। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur as a result of technological developments, pollution और other human interference। इसका मतलब क्या है? हमने सबसे पहले एक चीज समझी कि जितने भी रामसर जितने भी हमारा वेटलैंड्स है, एक तो वेटलैंड्स हो गया सिंपल, दूसरा है कि वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सॉरी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसर साइट बोला गया है या रामसर लिस्ट में जिसका नाम है। ठीक, फिर उस रामसर साइट्स या उस रामसर लिस्ट में से भी कुछ जो आपके वेटलैंड्स होंगे वो ऐसे होंगे जहां पर या तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो मतलब पहले हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर आने वाले समय में हो सकता है। किस वजह से? कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या फिर पॉल्यूशन हो रहा है या फिर ह्यूमन के द्वारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो दखल हो रहा है, उसकी वजह से चेंज आने वाले समय में हो सकता है। अगर ये सारी चीजें भी हैं तो रामसर लिस्ट में से या रामसर साइट्स में से कुछ साइट्स को जो है वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन का एक प्रिंसिपल टूल है एंड इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। तो इंडिया की अगर हम बात करें, बाकी दुनिया में कितना है हमें उसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में अगर हम इंडियन वेटलैंड से संबंधित बात करें तो इंडिया के 2 वेटलैंड्स ऐसे हैं जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन कौन से? सबसे पहला तो राजस्थान का जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो, और दूसरा मणिपुर का जो लोकटक लेक है वो। ठीक है,
ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं 1990 और 1993 यानी कि 1990 और 1993 में। इससे पहले एक और था, ठीक है, 1993 में ही उड़ीसा में जो चिल्का लेक है उसको भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन नवंबर 2002 में इसको जो है वो हटा दिया गया। ठीक, यानी कि यहां से आपको एक चीज और भी समझ में आ रही है कि अगर किसी भी वेटलैंड को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसको उससे हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये बात आप यहां से समझ गए। अब इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा क्यों गया था? चिल्का लेक के बारे में लिखा है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्यों रखा गया था, क्योंकि यहां पर कुछ सिल्टेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि सिल्ट वगैरह इकट्ठा हो रहा था, सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे कि माउथ ऑफ द लेक जो है वो क्या हो रहा था, चोक हो रहा था। ठीक है, और इसको जो है 2002 में इस रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स लिए गए थे चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स थी सिल्टेशन सेडिमेंटेशन की, ये खत्म हो गई। और इसी के लिए जब इनको हटाया गया 2002 में, जब इसकी कंडीशन ठीक हो गई, तो ये इसी चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला 2002 में। ठीक है, तो यानी कि पहले 3 हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही ऐसे इंडियन वेटलैंड है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और दूसरा लोकटक लेक मणिपुर। और इनके एयर भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि केवलादेव नेशनल पार्क इज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड टू बी इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और 2 ही है, चिल्का लेक इसमें नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको मतलब ये था, लेकिन 2002 में इसको रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद कुछ IOPs करके एक टर्म दिया है, इसको हम समझते हैं ये क्या है। 5 ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो NGOs है, दे हैव बीन एसोसिएटेड विद द ट्रीटी सिंस इट्स बिगिनिंग, यानी कि जब से ये ट्रीटी स्टार्ट हुई है तब से कुछ 5 ऐसे ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड 1 कंफर्म्ड इन द फॉर्मल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स ऑफ द कन्वेंशन, और इनको बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स ऑफ द कन्वेंशन के तहत इनको फॉर्मल स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। तो ये 5 कौन कौन से हैं, इनके नाम आप सिर्फ यहां पर ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो फॉर्मरली ICBP था। इसके बाद एक है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IWMI यानी कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। फिर है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, जो कि पहले IWRB एशियन वेटलैंड्स ब्यूरो एंड वेटलैंड्स फॉर द अमेरिकाज ये हुआ करता था। और इसके बाद अगला है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये 5 को आप ध्यान रखिएगा, जो क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स है किसके, रामसर कन्वेंशन के। ठीक है, यहां तक आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है। इसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, दैट इज योर चांगवोन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड वेटलैंड्स। ठीक है, तो वेटलैंड से संबंधित एक डिक्लेरेशन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चांगवोन डिक्लेरेशन हाईलाइट क्या करता है, पॉजिटिव एक्शन फॉर एंश्योरिंग ह्यूमन वेलबींग एंड सिक्योरिटी इन द फ्यूचर अंडर द थीम्स। ठीक है, चांगवोन डिक्लेरेशन बेसिकली सिर्फ आपको नाम याद रखना है। चांगवोन डिक्लेरेशन क्या करता है, पॉजिटिव एक्शन हाईलाइट करता है फॉर एंश्योरिंग द ह्यूमन वेलबींग एंड सिक्योरिटी इन द फ्यूचर अंडर द थीम्स। थीम्स क्या है, वाटर, क्लाइमेट चेंज, पीपल्स लाइवलीहुड एंड हेल्थ, लैंड यूज चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंडिया और वेटलैंड कन्वेंशन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो 1975 में यह कन्वेंशन बना था। इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना है उसके 6 साल के बाद, यानी कि 1981 में। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द रामसर कन्वेंशन, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा या नहीं होगा? स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि 1975 में यह बना है और 1981 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, तो यह सही नहीं होगा। ठीक है, and has been implementing conservation programs for wetlands, mangroves and coral reefs। ठीक है, तो इनके लिए इंडिया जो है वो अपना कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कर रहा है। और प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं तो बुक में ये डेटा भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आज की डेट में इंडिया में 42 यानी कि 42 साइट्स ऐसी हैं जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये क्या हो गए, दिस इज योर रामसर साइट्स या फिर रामसर लिस्ट। ठीक है, अब यही जो रामसर लिस्ट या रामसर साइट्स है, आप यहां पर बैठ के आराम से देखिएगा। ये मैप आप लोगों के लिए पूरा का पूरा यहां पर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैप लिया गया है। ठीक है ना, इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा चीजों को जो है ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा कहां पर है। ठीक है, और इसमें जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, जैसे ये कि आसान कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड का, ये 2020 में ऐड हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जाके यहां से देखें तो एक ये वाला है, दैट इज योर कबरताल वेटलैंड। ठीक है, फिर सिमिलरली आप यहां से देख सकते हैं वी हैव द लोनार लेक, और यहां पर से आप और ज्यादा देखेंगे तो आपको यहां पर और मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला हुआ है एक सुर सरोवर। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी 2020 में हुआ है। तो इस तरीके से सारे के सारे हम यहां से जो है
मैप में इनकी लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो नए नए ऐड हुए हैं वो तो आपको बिल्कुल याद रखने ही चाहिए, ठीक। ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो कहीं पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या इसको आपको जो है नेट पे और जगह जिसको क्रॉस वेरीफाई करना कहते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको सीधे सीधे यहीं से पढ़िएगा, ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक। इसके बाद देयर इज अ क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स ऑफ रामसर विद दैट ऑफ सीबीडी, ठीक है। कि जो सीबीडी हमने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था सीबीडी, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, उसके और रामसर के जो इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स हैं उनके बीच में क्लोज क्या है, कोऑर्डिनेशन है नेशनल लेवल पर, ठीक है। इंडिया टुक अ लीड रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रामसर गाइडलाइंस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ वेटलैंड्स इनटू रिवर बेसिन मैनेजमेंट। इंडिया ने इस तरीके के रामसर गाइडलाइंस जो है वो बनाने को लेकर एक लीड रोल प्ले किया है, और जिसमें क्या हो रहा है कि वेटलैंड्स का इंटीग्रेशन किया जा रहा है रिवर बेसिन मैनेजमेंट के साथ, ठीक। इसके बाद एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 एंड नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 हाईलाइट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स। तो ये बेसिकली किससे संबंधित है, ये भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। आई होप चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद एक और है इसमें जो नेक्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज साइट्स, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है। In the early 1960s, international discussion began focusing on the rate at which the world's wild animals and plants were being threatened by unregulated international trade। यानी कि 1960 के दशक में, यानी कि शुरुआती 1960 के दशक में क्या देखा गया कि इस तरीके के कुछ इंटरनेशनल डिस्कशन हुए जिसमें इस बात को लेकर फोकस किया गया कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो विश्व के वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ठीक है, जिस रेट में उनको खतरा हो रहा है अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, इस बात को लेकर जो है वो फोकस किया गया, ठीक। और इसीलिए एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको साइट्स बोला जाता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया बिटवीन गवर्नमेंट्स, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। तो साइट्स की अगर हम बात करें तो ये भी इन द सेम ईयर 1975 में ही हमारा रामसर कन्वेंशन जो था वो भी लागू हुआ था, और 1975 में ही हमारा जो साइट्स है वो भी लागू हुआ, एंड बिकेम द ओनली ट्रीटी टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये सिर्फ अपने आप में एक ही ऐसी ट्रीटी थी जिसने ये एंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि प्लांट्स और एनिमल्स में अगर जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, वो उनके सर्वाइवल को, यानी कि उनके अस्तित्व को क्या कर रहा है, खतरा नहीं पहुंचा रहा है, ये इस ट्रीटी ने इंश्योर किया है, ठीक है। करेंटली अगर हम बात करते हैं तो 183 कंट्रीज जो है दे आर पार्टीज टू द साइट्स, ठीक है। और ये जो डेटा है, ये जो नंबर लिखा है, ये भी आपको थोड़ा सा बुक में पुराना दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 183 है। बेसिकली इसमें 182 कंट्रीज है और प्लस आपका एक EU है, ठीक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन है। तो आपको सिर्फ ये चीज भी यहां से ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीज है वही इसका पार्ट नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो 183 कंट्रीज जो है वो साइट्स की पार्टीज है, ठीक। अब ये साइट्स जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP जो है उसके द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट या सचिवालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, that oversees the implementation of the treaty and assist with communication between countries। और ये क्या काम करता है जो सेक्रेटेरिएट है कि ट्रीटी का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देखता है, और साथ ही साथ देशों के बीच में संवाद स्थापित करने का काम भी करता है, यानी कि उनको कम्युनिकेशन में भी असिस्ट करता है, ठीक। इसके बाद प्रोटेक्टिंग स्पीशीज फ्रॉम अनसस्टेनेबल ट्रेड, species for which trade is controlled are listed in one of the 3 appendices to the sites। sites के बेसिकली 3 अपेंडिक्स या अपेंडिसेस हैं, ठीक है। तो जिन स्पीशीज के लिए जो ट्रेड है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है, मतलब कुछ तो स्पीशीज ऐसे हैं जिनके लिए ट्रेड में कोई रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनके लिए तो उनका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है। कुछ ऐसी स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, फ्लोरा स्पीशीज, फॉनल स्पीशीज, कुछ भी हो सकती है, जिनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, उनको इन तीनों में से किसी एक अपेंडिक्स में रखा गया है, ठीक है। और 3 बनाने का जो मतलब है वो क्यों है, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ रेगुलेशन है
और अलग अलग तरीके के साइट्स के परमिट्स और सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, इसलिए अलग अलग 3 अपेंडिक्स बनाए गए। अब देखिए ये 3 अपेंडिक्स के बारे में आप जानिए। सबसे पहला जो अपेंडिक्स है ये ऐसी स्पीशीज को इंक्लूड करता है विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, यानी कि जिनको विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, ठीक है, और इनके लिए ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें क्या है कि कॉमर्शियल ट्रेड में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इसमें शामिल है, ठीक। और इसके जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन है? गोरिल्लाज, सी टर्टल्स, मोस्ट लेडी स्लीपर ऑर्चिड्स और जाइंट पांडास। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अपेंडिक्स 1 में क्या है, सबसे ज्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है और जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो भी सबसे ज्यादा है, ठीक। इसके बाद अपेंडिक्स 2 जो है इसमें ऐसी स्पीशीज को शामिल किया गया है दैट ऑल्दो करेंटली नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, यानी कि इनका एक्सटिंक्शन का इनको खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर इनके ट्रेड को कंट्रोल नहीं किया गया तब, ठीक है ना। मतलब आप समझ गए कि इनको अभी ये एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा है, इनको एक्सटिंक्शन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से इनका जो ट्रेड है वो अनरेगुलेटेड तरीके से अगर चलता रहा तो आने वाले समय में इनको जो है खतरा हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्पीशीज दैट रिजेंबल अदर लिस्टेड स्पीशीज and need to be regulated in order to effectively control the trade in those other listed species। इसमें कुछ ऐसी species भी है, ठीक है, जो resemble करती है other listed species को और जिनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है, और जिसमें बेसिकली क्या है कि ताकि जो ट्रेड वगैरह है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज हैं फॉर विच आर रेंज कंट्री। रेंज कंट्री मतलब जहां पर वो स्पीशीज पाई जाती है, ठीक। रेंज कंट्री ने अदर पार्टीज को बोला है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करें, कंट्रोल करें, इन स्पीशीज का आप इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंट्रोल करें, ऐसा रेंज कंट्री ने क्या करा है और पार्टीज को पूछा है। तो इस तरीके की जो स्पीशीज है उनको अपेंडिक्स 3 में रखा गया है। इसमें कौन कौन से, जैसे कि मैप टर्टल है, वॉलरस है और केप स्टेज बीटल्स है, ठीक। इस बात को आप समझ गए। तो ये तो 3 अपेंडिक्स हो गए, है ना। इसके बाद COP 13 तक जो इसकी मीटिंग्स होती थी, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी वो हर 2 साल में होती थी। उसके बाद से जो COPs हैं वो हर 3 साल में होने लगी है। और अभी जो इसकी रिसेंटली हुई है अगस्त 17-18 2019 में COP 18 हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड, जहां पर इसका सेक्रेटेरिएट है वहीं पर। और सवाल यह आता है कि क्या इंडिया ने कभी COP इसकी जो है वो करी है? हाँ बिल्कुल, इंडिया ने जो इसकी COP है वो COP 3 जो थी 1981 में उसको होस्ट किया है, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। आई होप इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद साइट का कंजर्वेशन में क्या रोल है ये हम समझेंगे। ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स साइट्स हैज हेल्प्ड इंश्योर ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। पिछले कुछ दशकों में साइट्स ने क्या हेल्प करने इंश्योर किया है, साइट्स ने ये इंश्योर किया है, ये इंश्योर करने में या ये सुनिश्चित करने में मदद की है, हेल्प की है कि स्पीशीज का कंजर्वेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, ठीक। पार्टीज ने अडॉप्ट किया है एक 5 साल का स्ट्रेटेजिक विजन टू गाइड साइट्स थ्रू 2013, और इस प्लान में जो है कुछ गोल दिए गए हैं। सबसे पहला है कि एंश्योर कंप्लायंस विद एंड इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कन्वेंशन, ठीक। कि क्या होगा कि जो भी इसके कन्वेंशन के जो भी रूल्स वगैरह हैं उनके साथ कंप्लाई किया जाएगा। कंप्लाई करना मतलब उनको फॉलो किया जाएगा, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा और उनको लागू भी किया जाएगा। दूसरा है सिक्योर द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मींस फॉर द ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, बिना फाइनेंस, बिना पैसे के तो कहीं पर भी कुछ नहीं होना है ना। तो इसलिए जो नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है उसको भी सिक्योर करने की बात की गई है, ठीक है। और जो मींस फॉर द ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन उनको भी सिक्योर करने की बात की है। इसके बाद contribute to significantly reducing the rate of biodiversity loss by ensuring that sites and other multilateral instruments and processes are coherent and mutually supportive, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, ठीक है, कम करने के लिए जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रहे हैं हम और तरीके के कन्वेंशन जैसे कि CBD वगैरह है, तो उसमें कंट्रीब्यूट करना, उसमें योगदान करने की तरफ ये काम करेगा। और ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो साइट्स है और जो बाकी और मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स है, मल्टीलेटरल मतलब जो मल्टी नेशनल है, मतलब जो अलग अलग देश के इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो कैसे हैं, कोहेरेंट है। कोहेरेंट को अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है सुसंगत, मतलब ये सारे के सारे एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये म्यूचुअली सपोर्टिव भी है, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को ये मदद भी कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि सारा का सारा देखिए अल्टीमेटली जो टारगेट है, चाहे हम जितने भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस की बात कर लें, सबका मेन टारगेट वही है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को क्या करना है, कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। तो सबका जो है वो काम एक ही है, लेकिन क्या है कि कुछ अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था यूएनसीईडी, वो एनवायरमेंट के लेकर बात कर रहा था। फिर हमने सीबीडी को लेकर बात करी तो उसमें वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर बात करता है। हमने रामसर कन्वेंशन की बात करी तो वो वेटलैंड्स को लेकर बात करता है। साइट्स को लेकर हमने बात करी तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो हमारा फ्लोरा फौना है, उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रेगुलेट करने की बात कर रहा है। तो सारा का सारा चीजें जो है इनका डोमेन थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो सबका एक ही है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें जो है आपको यहां तक समझ में आ रही होंगी। तो इस लेक्चर को जो है हम लोग यहीं पर इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो है आपका ट्रैफिक करके कन्वेंशन और है, उससे हम लोग आगे को इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज और पीडीएफ्स जो है वो आपको वहां पर मिल रहे हैं। तो उसके लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को परचेस करने में, एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, उस पर हमसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आप हमें उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, या आपने जो भी आप बात हम तक पहुँचाना चाहें, कोर्सेज को लेकर जो फीडबैक देना चाहें, वो आप इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।